ब्लैक फंगस जो बीमारी है अब बच्चों में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये जो फंगल इन्फेक्शन है एक टिपिकल म्यूकर या म्यूकरमाइसिटिस फंगस होता है जिसके कारण होती है। बाल रोग विशेषज्ञ हैं तो बच्चों में भी खतरा ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो बच्चों को किस तरह से इस समय बचाया जा सके? एक तो कोविड है, ऊपर से शुगर है, ऊपर से हम उसको स्टीरॉयड्स देते हैं, हो सकता है उसकी इम्यूनिटी और कम हुई हो और शुगर का लेवल बढ़ गया हो, तो इसके कारण जो फंगल इन्फेक्शन है ये ज़्यादा हो जाती है। कोविड के इस पीरियड में फंगस नामुराद बीमारी के केसेस भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो क्या लुधियाना में भी इसकी बढ़ने की आशंका है? डेफिनेट बेसिकली इससे बचाव के लिए क्या आप सजेशन देंगे सभी को? जब बच्चे के सांस तेज तेज चलते हैं जी। वहाँ पे बीमारी पेरेंट्स को पकड़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर पकड़ ली तो वो समय है जब डॉक्टर की मदद चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए बच्चे को। ये भाप लें और नाप लें कि बच्चे को इस रेट से सांस तो नहीं ले रहा, तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहे डॉक्टरों के सामने एक और चुनौती चलकर सामने आ गई है, वो है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस जो बीमारी है अब बच्चों में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसे लेकर आज हम पहुंचे हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र गुलाटी जी के पास और इनसे हम जानेंगे कि क्या वाकई में लुधियाना में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ने की आशंका है और बच्चों पर इसका कितना असर हो सकता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही बता दें कि डॉक्टर गुलाटी जो हैं मेडिकल एसएमओ भी रह चुके हैं और इन्होंने अपने लंबे समय के अनुभव से कई रिसर्च पेपर भी तैयार किए हैं और कई सारी जानकारियां अनुभव अपना साझा भी किया है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, ब्लैक फंगस आखिर है क्या, सबसे पहले इनसे ये जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। जी सर, ब्लैक फंगस जैसी नामुराद बीमारी अभी कोविड के सेकंड वेव में ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो रही है। सबसे पहले तो ये बताइए ब्लैक फंगस आखिर है क्या? ब्लैक फंगस एक ले वर्ड कह सकते हैं आप, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है और ये जो फंगल इन्फेक्शन है एक टिपिकल म्यूकर या म्यूकरमाइसिटिस फंगस होता है जिसके कारण होती है। तो पहले भी ये था, अब भी ये है, लेकिन क्योंकि ये महामारी में थोड़ी इम्यूनिटी कम हुई है उसके कारण इसका जो इंसिडेंस है वो बढ़ गया। जी, तो अभी जैसे कि आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं तो बच्चों में भी खतरा ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो बच्चों को किस तरह से इस समय बचाया जा सके? अगर हम बात करें कि बच्चों में और एडल्ट्स में क्या फ़र्क है, कुछ स्टडीज़ आई हैं जिसमें बच्चों में देखा गया, लेकिन अक्सर ये एडल्ट्स में इसलिए पाई गई है क्योंकि एडल्ट्स में क्या है कि डायबिटीज़ जो है, शुगर की बीमारी वो बहुत ज़्यादा है। जी। कोविड में ये शुगर की बीमारी जो है अगर एसोसिएट हो जाए, साथ में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जैसे कीटोएसिडोसिस, तो ये जो म्यूकस है, ये जो म्यूकर है या फंगल इन्फेक्शन है, ये ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि एक तो कोविड है, ऊपर से शुगर है, ऊपर से हम उसको स्टीरॉयड्स देते हैं, हो सकता है उसकी इम्यूनिटी और कम हुई हो और शुगर का लेवल बढ़ गया हो, तो इसके कारण जो फंगल इन्फेक्शन है ये ज़्यादा हो जाती है। ये जो फैक्टर्स हैं ये बच्चों में थोड़े कम देखने को आते हैं। शुगर की बीमारी जैसे कम होती है तो बच्चों में इम्यूनिटी जड़ी है इतनी कम नहीं होती जितनी एडल्ट्स में, पर लेकिन क्योंकि हमको स्टीरॉयड्स देने पड़ते हैं और जो सीवियरिटी जो डिज़ीज़ की हो, जो ज़्यादा सीरियस हो जाए, तो उनमें खतरा तो डेफिनेटली म्यूकर का बना रहता है। जी, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कोविड के इस पीरियड में फंगस नामुराद बीमारी के केसेस भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो क्या लुधियाना में भी इसकी बढ़ने की आशंका है? डेफिनेटली, क्योंकि सेम बीमारी है, सेम सब कुछ हालात हैं, सेम चल रहा है। और एक देखने में ये आया है कि जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, जहाँ पे मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, तो उसमें ये ज़्यादा फंगस फैलता है। तो जहाँ मॉइस्ट एनवायरनमेंट है उसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली ज़्यादा ज़रूरत होती है। खासकर बच्चे जो आजकल जैसे मिट्टी में खेलेंगे या एडल्ट जो गार्डनिंग करेंगे, तो वो मिट्टी में जाएंगे, अपने हाथ से मिट्टी को ठीक करेंगे, तो उसमें थोड़ी प्रिकॉशंस लेने वाली बात होती है उसमें। क्योंकि बच्चे तो चलो खेलते हैं, एडल्ट्स काम करते हैं, तो ग्लव्स पहनने, पूरी बाजू वाली शर्ट पहननी, शूज़ पहनने, ये सब कुछ करना चाहिए जब आप गार्डनिंग कर रहे हो। और अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात कि जब भी आप डस्टी एनवायरनमेंट में जाओ,
अब अकेले हो, वैसे तो मास्क बहुत ज़रूरी है, पर डस्टी एनवायरनमेंट है, अगर आप अकेले भी हो तब भी मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन या तो स्किन या फिर इनहेलेशन जिसको हम कहें कि नाक के राय सांस में अंदर जाएगी और किसी भी जगह वो एक्यूमुलेट हो सकती है, क्योंकि सांस के थ्रू जाती है तो सबसे पहले वो लंग्स में या साइनसेस में यहाँ सेटल होती है। जी, तो ख़ास तौर पर बच्चों में इसके बढ़ने का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं और उन्हें संभालना भी बेहद मुश्किल होता है। हाँ, अदरवाइज तो बच्चों में ठीक है, लेकिन क्योंकि रिस्क फैक्टर एडल्ट्स में थोड़े ज़्यादा है, एडल्ट में चांसेस थोड़े ज़्यादा है, लेकिन बच्चों में ये नहीं है कि बच्चे इम्यून है, इनमें नहीं हो सकती। जी, तो बेसिकली इससे बचाव के लिए क्या आप सजेशन देंगे सभी को? बचाव के लिए थोड़ा सा मैंने पहले ही कह दिया कि एक तो मॉइस्ट एनवायरनमेंट जो है जी, उससे थोड़ा दूर रहना जी। है, और क्योंकि इम्यूनिटी जिन बच्चों में कम है, जी, खासकर जो स्टीरॉयड्स पे हैं, जी, जैसे एस्थमेटिक लंबे समय तक स्टीरॉयड्स लेते हैं, जी, या कोई और इम्यूनो डेफिशिएंसी है किसी को, उन लोगों को, या जिनको सिवियर जिसको बोले कोविड-19 है और वेंटिलेटर या आईसीयू में रह चुका है लंबे समय के लिए, और जिसको लंबे समय के लिए एंटीबायोटिक्स भी मिले हैं, जी। तो उनमें खतरा ज़्यादा रहता है। तो उनमें खतरा जो है उसको जो खतरा जो है जो बना रहता है उसको ना हो। एक तो मैंने कहा है कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट से दूर रहना चाहिए। जी, मास्क हमेशा, जहाँ डस्टी इन्वायरमेंट है, डर्टी इन्वायरमेंट है, ज़रूर पहन के रखना चाहिए। इम्यूनिटी अपनी सही रखनी चाहिए, और जो ड्रग्स ले रहे हैं वो डॉक्टर के हिसाब से, उस हिसाब से उसको कम कर देना चाहिए। और अपना शुगर अगर बच्चों में कोई डायबिटिक्स है तो उनको शुगर लेवल अपना बिल्कुल ठीक रखना चाहिए, ताकि वो डायबिटीज़ का जो शुगर लेवल है अपने नॉर्मल लेवल में रहे। जी। ये ब्लैक फंगस की पहचान कैसे होगी किसी आम व्यक्ति को? या अगर एडल्ट की बात करें तो, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि नाक से वो पहले जाता है, जी, तो क्योंकि साइनसेस में जाएगा तो हेडेक बहुत ज़्यादा हो सकती है सबसे पहले, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा काला धब्बे आँख के नीचे वो नज़र आ सकते हैं, फीवर हो सकता है, और खांसी जो स्पूटम जो बलगम आती है उसमें ब्लड आ सकता है। ये फंगल इन्फेक्शन जो है अपने शरीर में कहीं पे भी लग सकता है, तो वो हमें नज़र आ सकता है। सो किसी भी सिस्टम में अगर जाएगा तो उस सिस्टम के साइन सिम्टम्स होंगे, क्योंकि पहले वो या रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है तो पहले उसके सिम्टम्स सामने आते हैं। जी। छोटे बच्चों के लिए अगर कोई मदर्स किस तरह से पहचान करें? छोटे बच्चों में पहले तो देखो, मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि ये बहुत बाद वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं। उससे पहले जो माताएं हैं उनको, क्योंकि वो बच्चे के साथ हमेशा रहती हैं, जी, सबसे ज़रूरी काम उनके लिए यही है कि अगर हल्का का बुखार है तो पैरासीटामोल दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या रेड फ्लैग साइंस होते हैं? रेड फ्लैग साइंस तो बहुत सीवियर डिजीज़ वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले जिसको मॉडरेट कहेंगे, बीच वाला जो जिसको कहेंगे समा आता है, वो होता है कि जब बच्चे के सांस तेज तेज चलते हैं, जी, वहाँ पे बीमारी पेरेंट्स को पकड़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर पकड़ ली तो वो समय है जब डॉक्टर की मदद चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए बच्चे को। वो मैं लक्षण थोड़े से आपको बताऊंगा, बिकॉज क्या है, वो पेरेंट्स तक पहुंचने बहुत ज़रूरी है। जी, अगर बच्चे की उम्र जो है 2 महीने से कम है तो उसके सांस लेने की गति जो अंदर बाहर लेता है 1 मिनट में 60 से ज़्यादा हो तो खतरनाक है। अगर 2 महीने से 12 महीने में 50 से ज़्यादा हो 1 मिनट में तो खतरनाक है। अगर 1 साल से 5 साल तक 40 से ज़्यादा हो तो खतरनाक है, और 5 साल के ऊपर अगर 30 बार वो अंदर बाहर सांस लेता है तो खतरनाक है उन बच्चों में। तो जब भी उसके सांस लेने की गति अगर रेट वो ये भांप लें और नाप लें कि बच्चे को इस रेट से सांस तो नहीं ले रहा, तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर घर में रखोगे हो सकता है उसकी हालत और ख़राब हो जाए, और तब वो सीवियर डिजीज़ में चले जाए, जिसमें उसके सारे शरीर जैसे नेल्स हैं ये नीले पड़ जाएं, सुस्त हो जाए बच्चा, सीजर्स द्वारा भी पड़ सकते हैं, तो वो स्टेज में नहीं पहुंचना चाहिए। जी। किसी आम व्यक्ति को अगर समझ में आ जाए कि हाँ उनमें ये खतरा है, तो वो शुरुआती जांच में घर में क्या कर सकते हैं? देखो मैंने आपको कहा घर में सिर्फ फीवर के लिए पैरासीटामोल जो है जी, डोज के हिसाब से देनी चाहिए। बाय वेट 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी होता है, वो दे सकते हैं। जी, पर लेकिन वो तब तक आप घर में रख सकते हो जब तक उसको सिर्फ हल्का फुल्का बुखार है।
जी बड़े बच्चों की ऑक्सीजन सेचुरेशन देख सकते हो, जी छोटों बच्चों में आप रेस्पिरेटरी रेट देख सकते जी। हो। उसमें अगर कोई नुक्स मिलता है तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। जी। तो मतलब तुरंत हॉस्पिटल इस केस में जाना चाहिए, तभी बचाव है। बिल्कुल, बिल्कुल जी। जी। कोई और मैसेज सभी व्यूवर्स को देना चाहेंगे आप? डेफ़िनेटली देखो, वैक्सीन जो है उसमें थोड़ा-सा मैं कहूँ कि वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ये ना कहें कि वैक्सीन लग गया तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया, जी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? वैक्सीन जब तक सबको नहीं लग सकता, उसके बाद भी जो स्टडीज़ आएँगी, जो साइंस, जो रिसर्च कहेगी, लेकिन तब तक भी हमको मास्क, डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और सब लोगों को वैक्सीन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ी एज क्राइटेरिया चल रहा है, पर जो उस एज क्राइटेरिया में कोमॉर्बिड कंडीशन में फिट हो रहे हैं, उनको वैक्सीन तुरंत ले लेना चाहिए और इसी से हम अपने आप को बचा सकते हैं और बचाव ही इस समय सबसे बेहतर चीज़ है, क्योंकि कोविड का वैक्सीन भी बचाव है, मास्क भी बचाव है, डिस्टेंसिंग भी बचाव है और हैंड वॉशिंग भी बचाव है। इसका अभी तक कोई जिसको कहो कि पक्का इलाज नहीं है, तो इसलिए हमें प्रिवेंशन ही करनी चाहिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू। ये डॉक्टर गुलाटी थे, जिन्होंने अपने अनुभव से कई सुझाव साझा भी किए और कई जानकारियाँ भी दी। तो इसी तरह से आप भी लेटेस्ट यूनिक अपडेट के लिए बने रहें जनहितैषी के साथ। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।